नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके सामने एक नए पार्ट के साथ उपस्थित हो चुके हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 है परसेंटेज का। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ, लेकिन हर रोज की तरह उससे पहले कल वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपको कल दिया गया था, इसका समाधान हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 32 है। HW, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है हमें। ठीक है, अब देखो बात सुनो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते रहते हैं। बड़े प्यार से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इस बात को मैं कम से कम 100 बार बता चुका होऊंगा दोस्तों, जब से मैंने चैप्टर शुरू किया है ना, कि कोई भी चीज अपने आप में 100% है। तो जो कारखाने में श्रमिक है, श्रमिक होता है मजदूर, है ना, तो जो कारखाने में मजदूर हैं वो सारे जितने भी हो मजदूर, भले ही वो 2 मजदूर क्यों ना हो, लेकिन 2 जो मजदूर हैं वो अपने आप में 100% है। ठीक है, तो कारखाने में 100% मजदूर हैं। अब जितने मजदूर हैं उसमें से क्या कहा गया है कि कारखाने में 60% जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। तो मान लिया 100% है, मतलब 100 ही है। ठीक है, कितना मान लिया? 100 ही है। ठीक है, अब 100 में से, है ना, कितने परसेंट? 60%, 60, तो बचे कितने? 40, है ना। जितने टोटल श्रमिक हैं उनका 60% जो है उनकी उम्र कितनी है? 30 वर्ष से अधिक, है ना। ये 30 वर्षों से अधिक, 30 वर्ष से अधिक है ये। ठीक है, जो है ना, तो अगर उसमें जो मजदूरों की संख्या 100 है तो 100 में से 60 मजदूर ऐसे हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है और 40 मजदूर ऐसे हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है। ओके, आगे चलते हैं। तो 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं। जितने पुरुष मतलब सॉरी जितने श्रमिक 30 वर्षों से अधिक की आयु के हैं ना, उन्हीं में से 75% पुरुष हैं। ठीक है, तो 30 वर्ष से अधिक आयु के कितने हैं? 60 लोग हैं, 60 लोग। ठीक है, इन्हीं में से 75%, तो 60 का 75%। ठीक है, मैंने बता दिया था कि कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जिन्हें आप फ्रैक्शन की फॉर्म में याद कर लो। तो 75% की प्लेस पे मैं 3/4 रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं? क्योंकि 75%, 75/100 लिखूंगा, है ना। 25 या 75, 25 चौका 100, तो इसीलिए 75% ना लिख के मैंने 75% के प्लेस पे सीधा 3/4 कर दिया। ठीक है, तो 60 लोग ऐसे थे जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक थी और इन 60 लोगों में से 75% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जो मतलब जो क्या है, जो पुरुष हैं। तो 60 का 3/4, तो कितना बैठेगा दोस्तों? 4 से कितनी बार कटेगा? 15 बार, और 15 तिया 45। ओके, इसका मतलब अगर टोटल मजदूर 100 हैं तो उसमें से 60 मजदूर ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है और उन 60 में से 45 लोग ऐसे हैं या 45 मजदूर ऐसे हैं जो क्या हैं? मेल हैं, मतलब पुरुष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिक, है ना। फिर कहा गया है कि यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो। ठीक है, 1350। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, देखो ये इसने ये कहा है कि जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है और मेल हैं, उनकी संख्या कितनी दी है? 1350 क्वेश्चन में। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है और मेल हैं वो कितने हैं? 45, हमारे अनुसार 45, और इसने दिया है 1350। इसका मतलब क्या हुआ? जो 45 है वो किसके बराबर होगा? 1350 के। ठीक है, 45 जो है किसके बराबर हो गया? 1350। ओके, अब क्या करना है? 45 से काट लेते हैं। 45 से कम 45, 45 से 30 बार कट जाएगा ये, है ना, क्योंकि 45 तिया 135 होते हैं। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा? 30 बार, मतलब जो एक है वो किसके बराबर है? 30 के, है ना।
अच्छा, अब क्या क्या कहा है क्वेश्चन में, तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है, मतलब कुल कितने मजदूर हैं, कुल कितने मजदूर माने हैं हमने 100, और जो एक है वो किसके बराबर है 30 के, तो 100 किसके बराबर है यही तो बताना है। तो 100 की क्या कर देनी है मल्टीप्लाई, 100 की क्या कर देनी है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3000, है ना। इसका मतलब जो टोटल है ना श्रमिक हैं, जो टोटल श्रमिक हैं, टोटल मजदूर हैं, टोटल लेबर हैं, वो कितनी है 3000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन फर्स्ट को क्या कर देते हैं हम करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 अगर 150 हो तो उस संख्या का 60% क्या होगा, है ना, ये बताना है। देखो का की के इन सब का मतलब क्या होता है गुणा। तो एक संख्या, क्या संख्या हमें नहीं पता है, तो संख्या क्या मान लेते हैं x मान लिया, संख्या क्या मान लिया x। फिर क्या कहा है एक संख्या का बोला, का मतलब क्या होता है गुणा, कितना है फिर 3/7, फिर का मतलब गुणा, फिर का है तो फिर गुणा लगाएंगे, कितना 2/3, ओके, फिर का है फिर गुणा लगा देते हैं 3/5 बराबर कितना दे दिया है 150, है ना। सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल सीधी सीधी, है ना भाई। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 बराबर 150 हो तो उस संख्या का 60% बताना है। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं फिर उसका 60% बता देंगे। कैलकुलेशन कर लो चलो, ठीक है। देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। अब ये कितना 3 दूनी 6, और इस 6 से कितनी बार कट जाएगा ये 6 दूनी बार 25 सिक्का 150 होता है ना, 25 सिक्का 150, ठीक है 25 बार। अब यहाँ क्या बच रहा है 7 गुणा 5, इसकी कहाँ गुणा होगी x की, तभी तो वो संख्या आएगी। तो x का मान क्या आ गया 25 गुणा 7 गुणा 5, 25 गुणा 7 गुणा 5, मतलब ये हमारी क्या होगी संख्या। अब मैंने गुणा नहीं करी है ना, यही छोड़ देते हैं क्योंकि कटेंगे ये कैलकुलेशन में, है ना। तो फाइनली हमारी संख्या क्या आ चुकी है दोस्तों, ये 25 गुणा 7 गुणा 5। लेकिन क्वेश्चन में हमें संख्या नहीं बतानी है, संख्या का 60% बताना है ना। तो संख्या का 60%, और 60% का मतलब क्या होता है 2/5, 60%, 20 तिया और 20 पंजे, 2/5 नहीं 3/5 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 3/5 की क्या करेंगे गुणा, ठीक है ऐसे। तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, है ना, बचा क्या 3 सत्ते 21, 21 पंजे, ठीक है, बचा क्या 5 गुणा 21, ये आ गया, है ना। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है दोस्तों 525। उम्मीद करता हूं समझ गए हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है ना। तो उसे 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, है ना। चलो संख्या हमें नहीं पता है, संख्या क्या मान लेते हैं हम x, संख्या क्या मान लेते हैं हम x। अब एक संख्या में कितने परसेंट की कमी करी है 10% की कमी करी है ना। फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं मैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मैंने इस संख्या को क्या माना है x, तो फिलहाल ये कितने परसेंट है 100%, ठीक है, फिलहाल ये 100% है। अब ये क्या कह रहे हैं कि 10% क्या कर दिया जाता है इसे कम। जब ये फिलहाल 100% है और इसको 10% हम कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो फिर जब 100% में से 10% घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 90%। इसका मतलब ये संख्या कितनी बच चुकी है अब 90%, और 90% का मतलब 90/100, है ना। 10% कम कर दिया, फिर क्या कहा है तो वह 54 हो जाती है। अगर एक संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाती है। कहने का मतलब ये किसके बराबर हो चुकी है 54 के बराबर, है ना। चलो जी, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद में करेंगे। तो देखो 1 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। इस 9 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार, क्योंकि 9 छिक्का 54। अब 10 की 6 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी संख्या क्या आ चुकी है 60, संख्या 60 आ चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है
कि उस संख्या को 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो संख्या क्या है हमारी 60, कितनी करने के लिए बोला है 72, है ना। संख्या हमारी देखना 60 है, संख्या हमारी 60 है और बोला है 72 करने के लिए। संख्या हमारी 60 है, बोला है 72 करने के लिए, तो कितना बढ़ाना पड़ रहा है हमें 12, ठीक है। कितना बढ़ाना पड़ रहा है 12। इसने ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कि कितना अधिक करना पड़ेगा, इसने ये बोला है कितने परसेंट अधिक करना होगा, तो हमें परसेंट बताना है, ठीक है। तो 60 को 12 बढ़ाना पड़ रहा है, तो जो 12 है वो 60 का कितने परसेंट है ये बताना है बस, ठीक है। तो 20% आ जाएगा, तो 12 60 का कितने परसेंट है, तो 12/60 और गुणा 100, है ना। 12/60 गुणा 100 परसेंट बताना है बस, बस बात खत्म। अब क्या करना है, देखो 12 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार। इसका मतलब उस संख्या को 20% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के वो 72 हो पाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, तो जो दूसरी संख्या है वो घटकर अपने 52% के बराबर रह जाती है। तो बताइए पहली संख्या का और दूसरी संख्या का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का जिक्र आया है, तो इसलिए दो संख्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं, है ना। मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। अब क्या कहा है इसने कि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से घटाना है, तो दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने y, और पहली संख्या क्या मान ली x, ठीक है। तो पहली संख्या का 60% इसमें से घटाना है, और 60% का मतलब कितना होता है 3/5, है ना। 60% का मतलब क्या होता है 3/5, मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या का इतना घटाने पर, ठीक है। जो दूसरी संख्या है वो ये कह रहा है दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। ये घट गई और कितने परसेंट बची, खुद की 52% बची, है ना। 52%, ओके 52%। तो 52% का मतलब क्या होता है 4 से 13 बार, है ना, और 4 से 25 बार, मतलब 13/25, 13/25, है ना। ये है बस, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही फ्रैक्शन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, है ना, इसे इधर ले आते हैं, है ना, और इसे इधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये y, ये क्या है प्लस का, तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का। क्या हो गया 13y और बटे में 25 बराबर में ये इधर पहुंच जाता है, तो क्या हो जाएगा 3x/5, है ना। अब यहाँ क्या लेंगे एलसीएम, तो 25 एकम 25, 25 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 12, है ना। क्या बचेगा 12y, और बटे में क्या है 25, है ना, बराबर कितना है 3x, और बटे में क्या है 5। ओके, तो देखो 5 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार। हमें रेशो बताना है x और y का, पहली संख्या का ना x और y का। तो पहले x रखते हैं, है ना, फिर इसके अपोन में y रखते हैं, x y आ गया इधर, तो क्या बचा 4/5, क्या बचा 4/5। और आपको जानकारी होगी कि जो बटे होता है उसे हम रेशो भी कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 4:5, है ना। तो ऐसे हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल खोल के बिल्कुल अच्छे से बताया जा रहा है, तो आप समझते रहें ध्यान से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए 4, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, उसे फिर 20% बढ़ाया गया, तो बताइए जो संख्या थी उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, है ना। ये बात तो मैं दोस्तों कल ही बता चुका हूं, परसों भी बताई थी, ठीक है, और जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताई थी कि अगर डबल परसेंट आ जाए तो वहां कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, +-x +-y +-xy/100, बात खत्म। सिंगल परसेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा x/100 +-x गुणा 100। तो यहाँ डबल परसेंट है, तो इसलिए बिल्कुल दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। सीधा क्या कर देते हैं, ये पहला परसेंट ये दूसरा परसेंट, और दोनों में क्या हो रही है वृद्धि, यहाँ भी बढ़ रहा है यहाँ भी बढ़ रहा है। तो क्या कर दिया जाए 10 + 20 + 10 गुणा 20/100, ठीक है। तो देखो ये 2 जीरो क्या होगी कैंसिल। अब क्या बचा 10 और 20 30, और यहां क्या बचेगा 2 एकम 2, तो 30 और 2 32। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर,
क्लियर है बात? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 320 के 10% में कितनी संख्या प्लस की जाए कि उसका योगफल 230 के 30% के बराबर हो जाए, है ना? देखो, तो 320 के जो बोला है वो करना है। 320 के 10%, है ना, में क्या संख्या जोड़ी जाए? मान लिया कितना जोड़ दिया? x, ठीक है, जोड़ी जाए कि योग, इनका जो योगफल है वो 230, है ना, के 30% के बराबर हो जाए। ओके, तो वैल्यू हमें क्या बतानी है? x की। कोई बात नहीं, देखो 2 जीरो यहां कैंसिल हुई, 2 जीरो यहां कैंसिल हुई, यहां कितना बचा? 32, है ना, और प्लस x बराबर में 23 दिया कितना होता है? 69, है ना। x की वैल्यू तो बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है? x की। तो 69 में से 32 घटा देना है। 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 7, और 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 3। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों? 37, है ना। तो इसमें से 37 प्लस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब ये कैसे होगा। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? फेल। कितने परसेंट? 52%। किस में? अंग्रेजी में। और 42% किस में हुए? गणित में फेल हुए। और यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो, और दोनों में कितने परसेंट फेल हुए? 17%। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। मतलब दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंट बताना है हमें, है ना। चलो देखना, अब इसका एक टाइप बताते हैं हम आपको, उसे ध्यान से देखना है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हो आप कर सकते हैं बिल्कुल उसी से, ठीक है। तो वो क्या होता है? वेन डायग्राम बोलते हैं उसे, ठीक है। वो 11th में है, अगर आपने पीसीएम से इंटर की हो तो आप जानते होंगे। 11th में एक सेट का चैप्टर होता है समुच्चय, ठीक है, वहां आता है जहां यूनियन वगैरह आते हैं, इंटरसेक्शन वगैरह आते हैं। चलो ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको वहां ले जाना नहीं है 11th में, क्योंकि आप 11th 12th तो करके आ चुके हो, अब तो बस नौकरी पाने की जद्दोजहद में है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को अब कैसे करते हैं, वेन डायग्राम आखिर होता क्या है ना। देखना, 52% अंग्रेजी की बात चल रही है ना। देखो यहां देख लेते हैं, चाहे ये रहा, ये बनाते हैं वेन डायग्राम, बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसे बोलते हैं हम वेन डायग्राम, ऐसे, है ना। अब क्या कहा गया है, मान लेते हैं ये जो मेरा, ये तो इंग्लिश सब्जेक्ट है और ये कौन सा सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स, है ना। दो सब्जेक्टों का जिक्र किया है ना क्वेश्चन में, अंग्रेजी और गणित, इंग्लिश और मैथ। तो ये वेन डायग्राम बना लेते हैं, दो गोले बना लिए, है ना। इसे मान लीजिए ये जो सर्किल है ये ई फॉर इंग्लिश का है, और ये जो सर्किल है एम फॉर मैथ का है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 52% तो इंग्लिश में फेल हैं, 52%, ठीक है। किस में फेल है? अंग्रेजी में। तो 52% अंग्रेजी में फेल है, तो इसलिए 52 कहां लिख दिया? इंग्लिश वाले गोले में, है ना। 42% गणित में फेल है, तो 42 कहां लिख दिया? गणित वाले गोले में। और 17% दोनों में फेल है, तो 17 कहां लिख दिया? यहां, है ना। क्योंकि ये पोर्शन वो है जो इंग्लिश का भी है और गणित का भी है, क्योंकि दोनों में कहा है ना, ठीक है, कि 17% वो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल है ना। ऐसे करके तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इंग्लिश वाले में लिख दिया, मैथ वाले में लिख दिया, और जो दोनों का कॉमन पार्ट है उसमें लिख दिया। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंटों का परसेंट कितना होगा, है ना। अब देखो एक काम करते हैं, अगर मुझे ये पता चल जाए कि केवल इंग्लिश में पास स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं, या केवल मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो क्वेश्चन फिर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, देखो इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हैं? 52%, है ना। और इस 52 में 17% वो भी हैं जो मैथ में भी फेल हैं। मुझे केवल इंग्लिश वाले चाहिए, ठीक है, मुझे केवल इंग्लिश वाले चाहिए। तो 52 में से 17 को क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है। 52 में 17 को क्या कर देंगे? ओनली इंग्लिश, है ना। ओनली इंग्लिश वाले चाहिए मुझे, तो 52 में से 17 को क्या कर देंगे? माइनस, है ना। 52 माइनस 17,
है ना, बड़े प्यार से समझते रहना। देखो मैं लिख लिख कर बता रहा हूँ, छोटी से छोटी बात भी, है ना, ताकि आप नोट भी कर सको। और मैं तो बोलता हूँ, और मैंने पहले भी बोला था कि नोट्स तो जरूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लिख लिख कर अपना जो फॉर्मूले हुए, क्वेश्चन नोट्स वगैरह मतलब बना लेते हैं और तो प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है ना। तो 52 में से 17 घटाने, तो देखो 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये क्या बचा 35। तो 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किस में पास हैं, ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश में फेल है ना। अच्छा, अब ओनली मैथ की बात आती है, ओनली मैथ। तो 42 में से 17 घटाना है, 42 में से 17 घटा दो, तो 12 में से 7 गया, क्या बचा 5, है ना। और यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2, ये क्या बचा 25, है ना। ये वो स्टूडेंट हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो केवल मैथ में फेल हैं। ठीक है, और दोनों में, इंग्लिश में भी, है ना, और मैथ में भी, जो दोनों में फेल हैं वो कितने हैं, 17%, है ना। तो अब मुझे वो बताने हैं जो केवल, जो दोनों विषयों में पास हैं। अभी मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं, देखो जितने परसेंट, मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उस स्कूल में या कक्षा में, उन सब के, ठीक है, वो सब मिलाकर के कितने परसेंट है, 100% है वो। ठीक है, उन 100% में से, है ना, 35% स्टूडेंट वो हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, 25% स्टूडेंट वो हैं जो केवल मैथ में फेल हैं, और 17% स्टूडेंट वो हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हैं। अब आप ही सोचो, ठीक है, टोटल 100% में से है ये जो सिस्टम है ना। तो अगर टोटल 100% में से इन तीनों को घटा दिया जाए तो जो बचता है वो क्या बचेगा, ठीक है, वो बचेगा जो दोनों विषयों में क्या है, पास। ठीक है, दोनों विषयों में पास। तो ऐसा ही करते हैं हम, है ना। क्या करते हैं, देखो 100 में से माइनस करना है इन सबको, है ना, 100 में से माइनस करना है इन सबको, मतलब 35 प्लस 25 और प्लस 17, ये करके, है ना। तो क्या आ गया, 100 माइनस 25 और 35 कितना हो गया, 60। ठीक है, 60 और 17 कितना हो गया, है ना, 77। 60 और 17 क्या हो गया, 77। अब 100 में से 77 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। कितना बचेगा, 23, है ना। तो इसका मतलब 23% स्टूडेंट वो हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें ये। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 85% छात्र गणित में पास हुए और 150 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों, तो बताइए छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, है ना। देखो अभी क्या था, 90% छात्र किसमें है, अंग्रेजी में, 85% किसमें है गणित में। अब एक बात बताओ, 90 ये हो गए, 85 वो हो गए, है ना। तो 90 और 85 ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 175, 175%, 100% से भी ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो ये यहाँ ऐसी कंडीशन में देखो क्या करना है ना, 90% इन दोनों को जोड़ते हैं, 90 प्लस 85, है ना, इनको ऐड करते हैं तो कितना आ गया, 175, है ना, 175%, है ना, ये है। इसमें से 100 को घटा देते हैं, इसमें से 100 को घटा देते हैं तो कितना बचा, 75%। अब पता है 75% कौन सा है, ये वो स्टूडेंट है जो दोनों विषयों में पास है। ठीक है, ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में पास हैं, और इसने दिया क्या है कि 150 छात्र दोनों विषयों में पास हैं, तो ये 75% किसके बराबर है, 150 के। ये 75% 150 के बराबर है। तो मैं बताना है छात्रों की कुल संख्या क्या है ना। चलो तो देखो 75 दूनी क्या होता है, 150, तो जो एक है वो किसके बराबर आ गया, 2, है ना, एक 2 के बराबर आ गया। छात्रों की कुल संख्या बतानी है, कुल कितनी है, 100%, मतलब 100। तो जब एक 2 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, तो इसमें मात्र 100 की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 200, है ना। यही हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 200। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये कैसे होगा। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% एवं गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हो तो बताइए विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है ना। अब एक बात, यहाँ कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। कैसा मतलब, देखो किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, ठीक है, इंग्लिश में कितने परसेंट, 70%, और गणित में कितने परसेंट, 80%, और वो भी क्या है, ये दोनों पास हैं, दोनों क्या है, पास। अंग्रेजी में 70% पास है और गणित में 80% पास है, ठीक है, और 10% दोनों में फेल है, यहां गड़बड़ है ना। ये भी पास है, ये भी पास है, लेकिन ये फेल दे दिए, है ना। तीनों सेम सेम होते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाता है ना। ये भी फेल होते, ये भी फेल होते और ये भी फेल होते तो कर लेते, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, फेल है ना, इनका सेम करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, देखो इंग्लिश में कितने परसेंट पास हैं, 70%। जब इंग्लिश में 70% पास हैं, है ना, तो फिर फेल कितने हुए, 30% हुए, है ना। जब गणित में 80% पास हैं तो फेल कितने हुए, 20% हुए, हुए ना हुए, है ना। चलो जी, और दोनों में कितने हैं, 10% हैं, दोनों में कितने हैं, 10%, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं रह जाता है। अब क्या करना है, देखो डायग्राम बना लेते हैं, जैसे ये बना लिया डायग्राम, है ना, और ये बना लिया डायग्राम, है ना। ये 30 जो है परसेंट, ये किस में है, गणित में, और ये 20 किस में है ना, नहीं ये तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में 30 है ना, इंग्लिश में, और ये किस में है, मैथ में, और ये 10 किस में है, दोनों में, तो यहां रख लेते हैं इसे। अभी पीछे क्वेश्चन जो बताया था 38, ठीक है, उसी के जैसा, है ना, वेन डायग्राम बना लिया। 30 अंग्रेजी में फेल, 20 मैथ में फेल, 10 दोनों में फेल, रख लिया, बिल्कुल फिक्स कर लिया है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हों, है ना, तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब दोनों में पास का सिस्टम निकालना है। पहला क्वेश्चन सोचिए, इससे पहले जो करवाया था लगभग सेम सा ही बन चुका है अभी, है ना। अब क्या करना है हमें, केवल इंग्लिश के निकालो, केवल मैथ के निकालो, ठीक है। केवल इंग्लिश के क्या आ जाएंगे, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 आ जाएंगे, ठीक है, प्लस केवल मैथ के क्या आ जाएंगे, 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, ठीक है। और दोनों में कितने हैं, 10, सही है। इनको जोड़ो, कितने आ गया, 20 और 20 40, मतलब 40% विद्यार्थी वो हैं जो फेल हैं, है ना। इनमें वो भी हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, इनमें वो भी हैं जो केवल मैथ में फेल हैं, और इनमें वो भी हैं जो दोनों में फेल हैं, ठीक है। हमें फेल से मतलब है ही नहीं, हमें चाहिए पास। क्यों चाहिए पास, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 144 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है, पास। तो ताकि मुझे पास स्टूडेंट वाला परसेंट चाहिए, ताकि मैं उसे 144 के बराबर रखकर अपना सॉल्यूशन निकाल सकूं। समझ में आई बात, है ना, इसीलिए मैं पास की तरफ जा रहा हूं, है ना। तो 40% फेल हैं, तो 100% में से जब 40% फेल हैं तो इसका मतलब बचा क्या, 60%। इसका मतलब 60% क्या है, पास, है ना। 60% क्या है, पास, यहां कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। 60% क्या है, पास, और ये कह रहे हैं 144, तो 60% किसके बराबर हो गया, 144 के। और बताना क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100%। कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहाँ, है ना। 60% का मतलब ये है, तो 100% का मतलब क्या होगा, जब 60% इसके बराबर है तो 100% का मतलब क्या होगा। तो क्या करना है हमें, 144, है ना, थोड़ा सा देखो, जब 60%, है ना, जब 60% 144 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 144 गुणा 100 और बटे में क्या, 60, ठीक है, ऐसे। अब देखो एक जीरो यहां कैंसिल हो गई, 6 से काटते हैं इसे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब क्या बचा, 24, और गुणा में क्या बचा, 10। तो 24 में जब 10 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 240, है ना। क्या आ गया, 240। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। आइएगा अपने क्वेश्चनों की तरफ, आपके सामने है 2 क्वेश्चन है, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। देखो एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, है ना, और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया।
और फिर 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों पाए गए। तो हमें बताना क्या है कि हमें यह बताना है लोगों का वह प्रतिशत कितना होगा जिनके पास सेलुलर टेलीफोन है या पर्सनल कंप्यूटर है या फिर ये दोनों है ना, ये बताना है। अच्छा देखो, सिचुएशन कुछ ऐसी है यहां कि ये 30% लोगों के पास क्या है, सेलुलर टेलीफोन है ना, सेलुलर टेलीफोन मान लेते हैं। सेलुलर टेलीफोन जो है वो क्या है, ए है, क्या है वो, ए है ना। और 75% लोगों के पास जो है वो क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, इसे क्या मान लेते हैं, बी। ओके, फिर क्या है, 25% लोगों के पास क्या है, ये दोनों है ना, ए भी है और बी भी है ना। तो ये पूछा है कि उन लोगों का परसेंट कितना होगा जिनके पास ये दोनों हैं या फिर इन दोनों में से कोई सा एक है ना। चलो देखो, यहां आपको कुछ नहीं करना है, बस पता है क्या करना है, ठीक है। जो सेलुलर फोन है वो लिया, प्लस है ना जिनके पास क्या है कंप्यूटर वो लिया, और माइनस क्या कर दिया जिनके पास दोनों है, जिनके पास दोनों है ना। तो अब देखो 75 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 50, और 50 और 30 क्या हो जाएगा 80, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो ये समझ लिया आपने, इसका एक लॉजिक बताता हूं, ऐसा मैंने क्यों करा, ये दोनों प्लस क्यों करा, ये माइनस क्यों करा। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है ना। मैंने बताया था भी 11th में एक चैप्टर है सेट, वहां ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, एक फॉर्मूला याद कर लो। देखो अगर दो चीज दी हूं अलग अलग, जैसे कि ये दे दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया पीए है ना, और कितना 30, और ये दे दिया कंप्यूटर वाला, ये हमारा हो गया पीबी, ये कितना दे दिया 75, और फिर दोनों वाले जो हैं वो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी वो कितना है 25। अब हमें बताना का है जिनके पास सेलुलर टेलीफोन हो या पर्सनल कंप्यूटर, या कंडीशन आ गई दोस्तों, या है ना, और या का मतलब जो होता है ना वो होता है यूनियन, इसका मतलब हमें पी ए यूनियन बी की वैल्यू बतानी थी, है ना ये। और एक फॉर्मूला ये होता है दोस्तों कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, समझे है ना। इसलिए ये दोनों प्लस करे, उसमें से क्या कर दिया माइनस। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हो, ये भी समझ में आ गया, और वो फॉर्मूला ऐसे, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ठीक है, इसे आप याद रख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंगल ये अकेला किसी चीज का दिया हो, अकेले अकेले का, जैसे ए मान लिया एक बी मान लिया, दोनों के लिए बोलता है जैसे दोनों का, तो दोनों के लिए आ जाता है इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, हिंदी में से कैप बोलते हैं, एक होता है कप एक होता है कैप। ठीक है, कप कैप को बोलते हैं इंटरसेक्शन और कप को बोलते हैं यूनियन, है ना, ये है फॉर्मूला। ओके, तो यहां से इसलिए जब करा तो आपका आंसर क्या आ गया 80%, तो ऑप्शन सेकंड कर देते हैं करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, देखना। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है ना। कहने का मतलब ये हुआ एक छात्र ने कितने परसेंट अंक अर्जित किए, 20% अंक अर्जित किए, अर्जित मतलब प्राप्त किए, ठीक है, फिर भी वो 5 नंबर से क्या हो गया फेल। ठीक है, हमें क्या करना है वो पास, तो उसे 5 नंबर दे दिए हमने, है ना। उसके 20% नंबर थे लेकिन फिर भी 5 नंबर से फेल था, तो प्लस 5 हमने उसके में ऐड कर दिए, ताकि अब ये पास हो गया, मतलब है 20% नंबर प्लस 5 नंबर हमने दे दिए, पास हो गया है। ठीक है, अब दूसरे छात्र की बात, फिर कहा है एक दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, दूसरे छात्र को कितने अंक मिले 30%। ठीक है, फिर भी वो उत्तीर्ण अंकों से, उत्तीर्ण अंक का मतलब है वो अंक जो पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, उनसे भी कितने अधिक आए हैं उसके नंबर, 20 नंबर फालतू हैं। ठीक है, उसके नंबर आते हैं 30%, और ये 30% नंबर जो आए हैं उसके नंबर, जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे भी कितने नंबर फालतू हैं उसके 20 नंबर, और हमें क्या करना है दोनों को पास करना है। ठीक है, देखो ये 20% नंबर लाया था, 5 नंबर से फेल था, तो इसे 5 नंबर और दे दिए, ये हमने क्या कर दिया पास।
ठीक है। ऐसे ये 30% नंबर लाया है, लेकिन इसे जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे कितने फालतू हैं, 20, तो इसके 20 नंबर क्या कर देते हैं, कम, क्योंकि हमें भी क्या करना है, हमें पासिंग मार्क्स छोड़ने हैं केवल। अच्छा, अब देखो ये भी पास है और ये भी पास है, तो दोनों को क्या रखेंगे, एक दूसरे के बराबर। क्यों रखेंगे बराबर, क्योंकि एक बात बताओ, जो पास होने की शर्त है वो तो सेम होगी इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि एक ही एग्जाम की बात चल रही है ना। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, इसलिए दोनों क्या रख दिए, एक दूसरे के बराबर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, हमें ये बताना है। चलो वो बात की बात है, ठीक है। ये सब पासिंग, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। पहले कर लेते हैं कुछ, ठीक है। अब देखो 30% में से 20% इधर जाके घटा देते हैं, तो 30 में से 20 गया तो क्या बचा, 10%। ओके, और ये 20 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 20 और 5 क्या हो जाएगा, 25। 20 और 5 क्या हो जाएगा, 25। इसका मतलब जो 10% है वो किसके बराबर है, 25 के, है ना। जो 10% है वो किसके बराबर है, 25 के, ठीक है। अच्छा, हमें क्या बताना है, पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने परसेंट हैं, ठीक है। देखो ये पासिंग मार्क्स ही तो हैं, या फिर ये भी पासिंग मार्क्स है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो 5 नंबर है ना, ये क्या है, 5 नंबर। भाई ये परसेंट में पूछ रहा है कि कितने परसेंट नंबर होने चाहिए पास होने के लिए, तो देखो ये तो 20% है ना। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 5 नंबर जो है ये कितने परसेंट के बराबर है, तो परसेंट मान के चलो, अगर मुझे पता चल जाए कि 5 जो है 5% के बराबर है, तो 20 और 5 25% हो जाएंगे। तो मुझे ये निकालना है कि ये 5 नंबर जो है कितने परसेंट के बराबर है, समझ गए तुम, ठीक है। और 20% तो सही है, तो 5 नंबर। जब मुझे पता चल गया कि 25 नंबर कितने के बराबर हैं, 10% के, ठीक है। 25 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, 10 नंबर के, तो फिर 5 नंबर कितने, 5 नंबर जो है वो कितने परसेंट के बराबर होंगे, ये बताना है। तो 5 बनाना है इसका, तो क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग, और इधर दे दिया तो इधर भी देना पड़ेगा, तो क्या हो गया 5 बार, अरे क्या हो गया 2। इसका मतलब जो 5 नंबर है वो कितने परसेंट के बराबर होंगे, 2% के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 2। तो टोटल जो परसेंट हो जाएंगे पासिंग मार्क्स के वो क्या हो जाएंगे, 20%, है ना, और प्लस 2%, तो 20 और 2 क्या हो गया, 22%, ठीक है। तो हमें जो पासिंग मार्क्स हैं उनके कितने परसेंट होने चाहिए, 22% पे जो स्टूडेंट है कुल मिला के वो पास होने लायक है, ठीक है। 22% पे पासिंग वो है सिस्टम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 22 है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड, हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड, क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, आज मैं एक बात और बता दूं आपको कि हमने जो अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स की सारी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो अब आपको जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स की वीडियो है वो सारी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट का नाम है कॉम्पिटिटिव मैथ्स, ठीक है। उसमें हमें सारी वीडियो हमें आपको वहीं मिल जाएंगी जो हमारी कंपटीशन की, ठीक है। और जो हमारी क्लास की वीडियो है हमारी वो अलग है, ठीक है, हम उनकी अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो ऐसे करके सारी प्लेलिस्ट अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें जो हमारी लगभग 19-20 वीडियो हो चुकी है कॉम्पिटिटिव मैथ्स की, तो आप सारी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी एक साथ, ठीक है। तो चलिएगा आज का क्वेश्चन, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्न की एक परीक्षा में, ठीक है। मतलब प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्न, है ना। मतलब ये हुआ कहने का, टोटल प्रश्न कितने हैं, 80, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80, है ना। और एक क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन जो है वो, ठीक है, वन क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 1 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और टोटल क्वेश्चन 80 है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहा है, तो कहा है कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 80 प्रश्न है टोटल। तो उसमें से अर्पिता ने जो पहले 40 प्रश्न हैं उनमें कितने क्वेश्चन सही किए हैं, उसने 65% क्वेश्चन ठीक किए हैं। कहने का मतलब एक एग्जाम है जिसमें टोटल क्वेश्चन 80 हैं, ठीक है। एसएससी जीडी का एग्जाम ले लीजिए, 40 मतलब उसमें 80 तो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके और 20 हिंदी, ठीक है। तो समझ लीजिए अर्पिता एसएससी जीडी का ही एग्जाम दे रही है, ठीक है। तो 80 प्रश्न टोटल। अब अर्पिता ने शुरू में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो उसने शुरू में कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 40,
ठीक है, शुरू के 40 क्वेश्चन उसने कर लिए हैं और शुरू के 40 क्वेश्चन में से उसने कितने प्रश्न सही किए हैं? 65%। ठीक है, 40 क्वेश्चन का 65%। तो पहले निकाल लेते हैं ना, 40 का 65% कितना होता है? 40 का 65%, 20 दूनी 20 पंजे 5 से 13 बार और 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26। इसका मतलब उसने शुरू के 40 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से केवल 26 प्रश्न उसके ठीक है और बाकी 14 प्रश्न क्या है? गलत। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसने जब 26 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो नंबर भी कितने आ गए उसके? 26 नंबर। कितने नंबर आ गए? 26 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने हैं उसको, अर्पिता को, तब जाकर उसका सिलेक्शन होगा। तो बताइए, ठीक है, और 40 क्वेश्चन वो कर चुकी है, 40 क्वेश्चन कर चुकी है और टोटल एग्जाम में उसे 75% नंबर लाने हैं। तो बताइए कि उसे कितने परसेंट नंबर और लाने होंगे जो क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, शेष कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? 40। ठीक है, शेष प्रश्न कितने बचे हुए हैं? 40, है ना, और उसे नंबर कितने लाने हैं? 75%। ठीक है, अच्छा, नंबर है कितने टोटल? 80। तो 80 का 75% निकाल लेते हैं। ठीक है, 80 का 75%, 80 का 75%, तो 25 तिया 25 चौका 4 से 20 बार और 20 तिया 60। इसका मतलब उसे कितने नंबर लाने हैं टोटल? 60। कितने आ गए उसके? 26। ठीक है, 26 नंबर आ चुके हैं, लाने हैं 60, है ना। तो कितने की और कमी है उसकी? ठीक है, कितने की और की कमी है? 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, है ना। इसका मतलब उसे अभी 34 नंबर और लाने हैं। ठीक है है ना, 34 नंबर लाने हैं। कितने में से लाने हैं? 40 क्वेश्चन में से, क्योंकि क्वेश्चन तो 40 ही बच रहे हैं, 40 तो उसने अटेम्प्ट कर दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और यही कहा गया है क्वेश्चन में कि जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं 40, उसमें से कितने परसेंट प्रश्न सही करने चाहिए अर्पिता को, ताकि उसके पूरे एग्जाम में 75% मार्क्स आ जाए, है ना। तो हमें 34 नंबर लाने हैं, किसमें से? 40 प्रश्नों में से। और 40 प्रश्न कितने नंबर के हैं? 40 के ही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें 40 नंबर में से 34 नंबर लाने हैं, तब जाके बात बन पाएगी। तो देखते हैं जो 34 है वो 40 का कितने परसेंट है। 34 बटे 40 गुणा 100। ठीक है, तो देखो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 2 से कितनी बार? 17 बार, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। ठीक है, तो उसे शेष क्वेश्चन जो बचे हुए हैं कितने परसेंट क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 85% क्वेश्चन उसे अभी सही करने पड़ेंगे, तभी जाके उसका एवरेज आ पाएगा कौन सा? 75% का। तो उम्मीद है कि आपके समझ में ये क्वेश्चन बिल्कुल बढ़ चुका है समझ में बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर दूं? ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन मैंने उसी तरीके का ले लिया है जो भी पीछे बताया था। ठीक है, क्योंकि एक टाइप के 2 एक क्वेश्चन तो होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए दूसरा देखना क्या है। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, फिर भी वो 6 अंकों से फेल हो गया, तो इसे क्या करो? पास। कितने नंबर ले लाया वो? 30% और 6 नंबर से फेल हो गया, तो इसे 6 और दे दिए, तो क्या हो गया? ये पास कर दिया। ठीक है, दूसरी शर्त, एक दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक आए। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए? 40%। फालतू कितने थे? 6, तो इसके 6 कम करो क्योंकि पास करना है। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो दोनों क्या रख दिए? एक दूसरे के बराबर। बताना है कि अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, ये बताना है। तो एक काम करते हैं, देखो इस 40, ये 30% इधर जाके घट जाएगा, तो 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 10%। ठीक है, और ये 6 इधर आके जुड़ जाएगा, 6 और 6 कितना हो गया? 12। 6 और 6 कितना हो गया? 12। इसका मतलब 10% किसके बराबर है? 12 के, है ना। 10% किसके बराबर है? 12 के। मुझे बताना है अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक होते हैं 100%। ठीक है, तो 100% की वैल्यू बतानी है। जब 10% 12 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? तो इसमें 10 की क्या कर देनी चाहिए हमें? गुणा, और इधर कर दी तो फिर इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10 दाई क्या हो गया? 100% और 12 दाई क्या हो गया? 120। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको ये भी दिख रहा होगा रेड कलर में क्या लिखा हुआ है, HW देखते ही आप समझ जाते हो, आई नो वेरी वेल अबाउट यू कि यू आर वेरी वेरी ब्रिलियंट, है ना। मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हो। HW देखते ही आप पहचान जाते हो कि ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो दोस्तों आज हम अपनी इसी क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक पसंद कर रहे हो तो कृपया करके हमारी वीडियोस को दूर दूर तक फैलाएं दोस्तों, और हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अपनी मेहनत को आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।